हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं क्लास सेकेंड को पढ़ाऊंगी। क्लास सेकेंड में आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है? तो जो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती है, ध्वनि मीन्स कि जिस प्रकार आप बोल रहे हो कि घर, मतलब कि अब आप सोचते होंगे कि घर तो मतलब कि घ बोल रहे हैं तो घ होगा और र बोल रहे हैं तो र है, बट ऐसा नहीं है। घर, जिस मैं आपको बताती हूँ ध्वनि। सबसे पहले हम ध्वनि समझेंगे। ध्वनि का मतलब होता है कि जब भी हम अपने मुख से कुछ बोलते हैं, कुछ भी शब्द बोलते हैं, तो बोलते समय सबसे पहले जो ध्वनि निकलती है, जैसे मैंने कहा घर, तो घर का मतलब घ, जैसे मैंने आपको कह दिया घर, तो आप सोचेंगे घर तो मतलब कि घ और र, बट ऐसा नहीं है। घ तो घ। अब जब तक इसमें घ, आप मेरी बात जो मैं कह रही हूँ उस स्वर को आप ध्यान से सुनना। तो घ, तो कौन सी ध्वनि निकल रही है? अ की, घ अ, तो घ के नीचे हलंत लगाया। क्यों? क्योंकि अभी इसमें अ ध्वनि नहीं है। अगर घ के नीचे मैंने हलंत लगाया है, मतलब कि यह आधा वर्ण हुआ। अब इसके अगर मैं अ जोड़ देती हूँ, क्या जोड़ देती हूँ? अ जोड़ देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? घ। घ में अ को यदि जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा घ। तो घ अ, तो घ में अ की ध्वनि निकल रही है। कौन सी ध्वनि निकल रही है? अ की ध्वनि निकल रही है, तो बन जाएगा घ और र। उसी प्रकार से र, तो अब आप कहेंगे कि घ में अ की ध्वनि निकल रही है, तो र में भी अ की ध्वनि निकल रही है, र। तो उसी प्रकार से ये गलत हुआ। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ घ के लिए, घ घ क्या है? व्यंजन है। घ व्यंजन है, और जो व्यंजन होते हैं वो स्वर के बिना बन ही नहीं सकते। तो घ है, तो घ के बाद अब मैं आपको एक बार फिर से करके बताती हूँ, ध्यान से देखिए। घ जिसके नीचे मैंने हलंत लगाया है, और घ अ की ध्वनि निकल रही है, तो घ। फिर अब हम क्या बोलेंगे? र। क्या बोलेंगे? र। र ध्वनि। तो हमारे मुख से बोलते समय जिस ध्वनि का उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे वर्ण। क्या बन जाएगा? वर्ण। और वर्णों को जोड़ने से क्या बनता है? वर्णों को जोड़ने से शब्द बनता है। अब यदि हम एक एक वर्णों को जोड़ेंगे, जैसे वर्णों को जोड़ा हमने, तो क्या बन गया? वर्णमाला। तो सबसे पहले वर्ण के बारे में बताऊंगी कि जिस मूल ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते। मूल ध्वनि, ध्वनि ये, तो जिस मूल ध्वनि के टुकड़े आप नहीं कर सकते हो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण। वर्ण मतलब अक्षर। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया? ओके। अब नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगी वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण का जो क्रमबद्ध समूह होता है, एक एक वर्ण को जब जोड़ा जाता है तो क्या बनता है? शब्द बनता है। जैसे कि आपको बताती हूँ मैं, वर्णों को यदि हम जोड़ेंगे, अभी आपने ध्वनि समझा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया? ओके। अब हम शब्द समझेंगे। शब्द मतलब कि जब वर्णों को जोड़ा जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है क धन म धन ल। अब ये अलग अलग है, ये जो वर्ण है अलग अलग है। अब जब इन्हें हम जोड़ेंगे, आपस में साथ में जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा? क म ल। क्या बनेगा? कमल। तो ये आपको समझ में आया? जब हम वर्णों को जोड़ेंगे तो
क्या बनेगा? कमल। तो इसी प्रकार से वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब हम आ जाते हैं वर्णों के भेद पर। वर्णों के भेद, वर्णों के रूप, वर्णों के प्रकार, मतलब कि वर्णों के भेद। तो वर्णों के भेद कितने होते हैं? वर्णों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर, ये मिट गया है, मैं फिर से लिख देती हूँ। अयोगवाह और व्यंजन। व्यंजन, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, फिर से बताइए, वर्णों के कितने भेद होते हैं? यस, वर्णों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते, जैसे वर्ण मैंने आपको अभी बताए हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन ध्वनियों का आप प्रयोग करते हैं, मतलब ध्वनि की सहायता के बिना तो वर्ण बन नहीं सकता है, ठीक है? तो ध्वनि की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है उसका प्रयोग। किनका? वर्णों का। तो जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे हम स्वर कहते हैं, ठीक है? तो हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं बताइए आप सभी को पता होगा। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अब आप सोचेंगे 11 स्वर होते हैं तो उसमें अन और अ कहाँ गया, है ना? जैसे कि 11 स्वर कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ लिख के। सबसे पहले हम स्वर पढ़ेंगे, ठीक है? वर्णमाला के भेद में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्वर पढ़ेंगे। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने आपको अभी बताया है। स्वर 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? तो अ, आ, ई, उ, ऋषि, फिर इसके बाद मतलब री, ए, ओ, अब हम ये कितने स्वर हो गए? 11 स्वर हो गए, ठीक है? तो अब इसमें अम और अह नहीं दे रखे हैं, ये भी मैं आपको आगे विस्तार से समझाऊंगी। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। इतना आपको आ गया समझ में? चलो ठीक है। अब आगे हम जानेंगे वर्णों के भेद। सेकेंड पॉइंट कौन सा? अयोगवाह। अब आप कहेंगे कि ये अयोगवाह क्या होता है? तो अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग। अब अनुस्वार क्या होता है? तो अनुस्वार मैं आपको बताती हूँ। अयोगवाह जिसमें अनुस्वार और विसर्ग ये भी आते हैं, ठीक है? और अनुनासिक। तो सबसे पहले हम अयोगवाह में, अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो अयोगवाह में सबसे पहले आ जाएगा आपका अनुस्वार। कौन सा आ जाएगा? अनुस्वार। अब अनुस्वार आ गया। अब अयोगवाह में सेकंड कौन सा आ जाएगा? अनुनासिक। सेकंड आ जाएगा आपका अनुनासिक और थर्ड आ जाएगा आपका विसर्ग। क्या आ जाएगा? विसर्ग। अब मैं आपको ये पूरा डिटेल में समझाऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी, इसलिए आप भी ध्यान लगाकर अच्छे से इसे समझना, ठीक है? अब अयोगवाह, वर्णों के भेद में सेकंड पॉइंट कौन सा है? अयोगवाह। अयोगवाह भी कितने प्रकार के होते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अब मैं आपको बताती हूँ कि अनुस्वार किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को, जैसे कि आपको बताती हूँ, ये इस प्रकार से आप बिंदु लगाते हो ना, इस प्रकार से अम के ऊपर भी लगता है, जैसे कोई भी
कंगन, ठीक है, अंगूर, ऐसे चंदन। तो इस प्रकार से आप क्या लगाते हो, इस प्रकार से बिंदु लगाते हो। अब आपको ये तो पता है कि आप इस प्रकार से बिंदु लगाते हैं, पर आपको ये नहीं पता है कि इसे क्या कहते हैं। इसे हम कहेंगे अनुस्वार। क्या कहेंगे? गुड, अनुस्वार। अब अनुस्वार तो किसी भी वर्ण के ऊपर, वर्ण के ऊपर, तो वर्ण के ऊपर जब आप बिंदु लगाते हैं तो वह क्या कहलाएगा? अनुस्वार कहलाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ। जैसे आपने लिखा चंदन, है ना, बंधन, ऐसे और भी एग्जांपल है। तो ये क्या हुआ? च के ऊपर, च क्या है? वर्ण है। ये यहाँ पर पूरा शब्द बना हुआ है, पर च के ऊपर, च जो कि वर्ण है, उसके ऊपर जो बिंदु लगा हुआ उसे हम कहेंगे अनुस्वार। तो वर्ण के ऊपर लगाए जाने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट हम जानेंगे अनुनासिक। तो अभी आपने जाना अनुस्वार के वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। अब हम वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु तो आप पहचानते हैं, इस प्रकार से चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ओके, तो चंद्र बिंदु, तो वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को हम क्या कहेंगे? अनुस्वार, सॉरी, अनुनासिक। क्या कहेंगे? वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। और इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो नाक और गले दोनों का उपयोग किया जाता है। अब आप सोचेंगे ये क्या है? नाक और गले, जैसे आपने बोला गांव, अगर आप इस शब्द को अगर जो लगा के बोलते हैं तो आपको पता चलेगा गांव, तो मतलब कि आपका नाक और गले दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि पूंछ, छांव। तो इस प्रकार से जिन शब्दों पे अधिक बल दिया जाता है, तो वर्ण के ऊपर, अब उसी वापिस उसी टॉपिक पे आते हैं अनुनासिक, मतलब कि वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। इस प्रकार से चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे कि चंद्र बिंदु के हिसाब से गांव, पूंछ, गांव, तो गांव, तो गा, गा के ऊपर जो कि वर्ण है उसके ऊपर हमने क्या लगाया? चंद्र बिंदु। गांव, छांव, पूंछ, ठीक है। तो यह क्या हुआ? अनुनासिक। क्या कहेंगे इसे? अनुनासिक, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है विसर्ग। अब विसर्ग क्या होता है? कुछ शब्दों के अंत में, क्या कहा है? कुछ शब्दों के अंत में भी इसका प्रयोग होता है, कुछ शब्दों के बीच में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो कुछ शब्दों के अंत में या बीच में जो दो बिंदु लगे होते हैं, है ना, तो उसे हम कहेंगे विसर्ग। दो बिंदु कैसे लगते हैं? इस प्रकार से, जिसे क्या आप बोलते हो ना, तो उसमें इन बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। कैसे बोलते हैं? तो इस स्वर के पीछे इस प्रकार के जो दो बिंदु होते हैं ना, उसे हम कहते हैं विसर्ग। अब विसर्ग जिसके अंदर जैसे आप बोलते हैं प्रातः, ठीक है। अब आप कहते हैं शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, जैसा कि मैं आपको इधर बताती हूँ, प्रातः, प्रातः, प्रातः मतलब कि शब्द के अंत में इन दो बिंदुओं को प्रयोग किया गया है, जिसे हम बोलते हैं विसर्ग। तो शब्द के अंत में दो बिंदुओं का प्रयोग है। अब आप कहेंगे कि शब्द के बीच में कैसे? तो शब्द के बीच में प्रातः काल, अब मैंने कहा है प्रातः काल, या दुख, दुख, तो शब्द के बीच में आ गया ना दो बिंदु, तो इसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। तो अब आपको अच्छे से समझ में आया कि विसर्ग किसे कहते हैं?
शब्द के अंत में या शब्द के बीच में लगने वाले दो बिंदुओं को हम विसर्ग कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद व्यंजन, वर्णों के बाद में है नेक्स्ट व्यंजन, लेकिन ये व्यंजन हम कल समझेंगे। आज मैंने आपको वर्णों के भेद में फर्स्ट पॉइंट स्वर, सेकेंड अयोगवाह, ये दो मैंने आपको अच्छे समझाए हैं। आप वीडियो को अच्छे से देखना और समझना, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हिंदी कहा जाता है ना कि हिंदी जो शब्द होता है बहुत सिंपल होता है। हिंदी व्याकरण जो कि भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है, लेकिन उसको समझने की हमें बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, लेकिन उसे समझते नहीं हैं। बहुत सी बातें ऐसी है जिसका हमें नॉलेज नहीं होता है। तो इसलिए हमें, जैसे कि मैंने आज आपको समझाया है स्वर और अयोगवाह, कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन के बारे में समझाऊंगी। तो ये लेसन आपको कैसा लगा, ये आप लाइक करके बताएं। थैंक यू टू ऑल।